जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए GK GS क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्लास में हम जो है तो अपने GK GS के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो SSC CGL ने पिछले सालों में पूछे हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आई थी ये 9 सितंबर 2024 शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन आए थे, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो हमारी क्लास है ये आज हमारी इसकी 7th क्लास है। और जो ये वीडियो आती है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है डेली शाम को 7 बजे आती है। शाम को 7 बजे जो है ये वीडियो हमारी यहाँ पर पब्लिश हो जाती है, तो इसको देखना ना भूलें। और यहाँ पर हम 9 सितंबर 2024 शिफ्ट 3 के जो है तो क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो जो है ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के हम। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि की प्रणाली तैयार की थी। तो सहायक संधि की प्रणाली तैयार किसने की थी? तो जो तैयार की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और ये कब तैयार की थी? तो ये तैयार की थी 1798 में। कब? 1798 में की थी। लॉर्ड वेलेस्ली जो है तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल था। और जो सहायक संधि है, सबसे पहले इसको साइन किसने किया था, इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सहायक संधि पर जो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, तो किए थे हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम, जो हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने जो है सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 1798 में जब ये आई थी, तब इस पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए थे। फिर हम अब देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कौन है? तो ये जो है तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एंड भारत का पहला वायसराय था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था कैनिंग। और कैनिंग के समय पर ही जो है तो 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति 1857 क्रांति किसके समय पर हुई थी? ये हुई थी कैनिंग के समय पर। और जो कैनिंग है तो इसने जो है तो एक अधिनियम था विधवा, ये था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था, इसको 1856 में जो है इसने इसको पारित किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इसने लागू किया था। और कैनिंग के समय पर ही जो है तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया था। और इसी के समय पर जो है तो एक आया था हाई कोर्ट अधिनियम, हाई कोर्ट एक्ट 1861। कब? हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया था। और जिसके तहत जो है तो कहाँ कहाँ पर ये कोलकाता, ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में जो है तो 3 हाई कोर्ट बनाए जाने थे। और इनकी जो नींव रखी गई थी हाई कोर्ट की, तो एक्ट तो आया था हाई कोर्ट एक्ट 1861 में, लेकिन जो हाई कोर्ट है इनकी जो नींव रखी गई थी कब? ये 1862 1862 में जो है तो ये कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की जो है ये नींव रखी गई थी। फिर हम बात करते हैं विलियम बेंटिक की। तो विलियम बेंटिक कौन है? तो विलियम बेंटिक जो है तो ये बंगाल का अंतिम एंड भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कौन था? ये था विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक जिसने सती प्रथा को ख़त्म किया। सती प्रथा को ख़त्म इसने कब किया? 1829 में इसको ख़त्म किया। और ठगी प्रथा को ख़त्म कब किया? तो ठगी प्रथा को ख़त्म किया इसने 1830 में। कब? 1830 में जो है इसने ठगी प्रथा को भी ख़त्म किया। फिर इसके बाद हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ, लास्ट ऑप्शन है डलहौजी। तो डलहौजी के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर।
तो डलहौजी के बारे में हम देखते हैं। तो डलहौजी जो है तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल ये 1848 से लेकर 1856 तक जो है ये भारत का गवर्नर जनरल रहा। डलहौजी जिसको भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं, भारतीय रेलवे का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है, क्योंकि इसने 16 अप्रैल, क्योंकि इसी के समय पर सबसे पहले ट्रेन चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच में, बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच में ये ट्रेन चली थी। कितने? 34 किलोमीटर जो है ये ट्रेन चली थी। इसके अलावा जो डलहौजी है तो डलहौजी ने जो है तो एक हड़प नीति लेकर आया था। कौन सी? हड़प नीति। हड़प नीति जिसको हम विलय नीति भी कहते हैं, विलय नीति। और इसके अलावा इसको व्यवगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवगत का सिद्धांत, व्यवगत का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश को क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इस हड़प नीति के तहत जो सबसे पहले हड़पा गया था तो ये सतारा को हड़पा गया था। कब? सतारा को हड़पा गया था 1848 में। और जो हड़प नीति आई कब थी? तो 1848 में ही ये हड़प नीति आई थी। तो और इस नीति में था क्या? तो इस नीति में जो थे कि जो राजा थे उनका अगर कोई वंशज नहीं होता था, और उनका जो कोई वंशज नहीं होता था या पुत्र कोई भी, यानी उनके आगे कोई जो है तो ये राजा नहीं बन सकता, तो ऐसे लोगों को जो राज्य होते थे, ऐसे राज्य को जो है तो ये हड़प लिया करते थे। इसलिए इनको हड़प नीति, विलय नीति कहते थे। और क्योंकि जो है तो ये पूरे के पूरे राज्यों को अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में हड़प लेते थे। और फिर इसके अलावा जो डलहौजी है इसने पीडब्ल्यू विभाग की स्थापना की। पीडब्ल्यू विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की। कब? 1854 में। और इसने जो है तो इसको भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। डलहौजी को 1848 से लेकर 56 तक जो है तो भारत का गवर्नर जनरल रहा। और जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह, जैसा कि मैंने अभी बताया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको लागू किया था किसने? कैनिंग ने। लेकिन इसको जो है तो इसको बनाया गया था, इसका जो मसौदा तैयार किया था, तो इसका जो मसौदा तैयार किया था ये किया था डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह का मसौदा तैयार किया था, लेकिन इसको लागू किया था वायसराय कैनिंग ने। ठीक है, तो ये आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं तो इनको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ सकते हैं। और ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है अब इससे, लेकिन कुछ इससे भी पूछ सकता है। तो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं तो आप इनको नोट जरूर करेंगे। चलिए, और रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ याद नहीं होगा। और मैं हर बार कहता हूँ अपने वीडियोस में कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद जो आपके नोट बने होते हैं, यानी वीडियो देखते चलें, नोट बनाते चलें, और जैसे ही वीडियो खत्म होती है आप 10 से 15 मिनट का एक रिकेप लें जिसमें आप रिवाइज कर सकें। और रिवाइज कैसे करना मैं हर बार बताता हूँ कि आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है। और 3 बार से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 बार तो पढ़ना ही है, ताकि आप जो चीज़ें यहाँ पर आप देखते हैं, लिखते हैं, तो वो याद हो जाए और आप उनको भूलें ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो खो को किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था? तो खो खो जो कि एक खेल है, इसको किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था? तो ये किया गया था 1936 के ओलंपिक्स में। कौन से? 1936 के ओलंपिक्स में। और जो 1936 का ओलंपिक्स हुआ था ये कहाँ पर? ये हुआ था बर्लिन, जर्मनी में। कहाँ पर? बर्लिन, जर्मनी में जो है 1936 का ओलंपिक्स हुआ था। और इसी में जो है तो खो खो को ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था प्रदर्शनी के रूप में मुख्य स्टेडियम में। चलिए नेक्स्ट। मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो शुरू किया गया था मेटा यानी फेसबुक, और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत की शुरुआत, क्या नए भारत के सपने अभियान तो 2023 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है हम देखते हैं। बसा और तेल समय के साथ कम हो जाते हैं और बदबू आने लगती है। तो पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पर गलत दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित निष्क्रिय मृत पोलियो टीका है? तो मृत पोलियो टीका है तो ये है साल के वैक्सीन। कौन सा? साल के वैक्सीन। नेक्स्ट।
भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो काम करता है। तो कितना काम करता है जो सीमांत कार्यकर्ता कहलाता है? एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम, या एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से अधिक, एक वर्ष में 8 महीने, एक वर्ष में 83 दिन। तो सीमांत कार्यकर्ता जो कहा जाता है एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम जो व्यक्ति कार्य करता है तो उसको सीमांत कार्यकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, नुआखाई किस राज्य का राज्योत्सव है? तो नुआखाई, जिसको नुआखाई के अलावा नवाखाई भी कहा जाता है। क्या? नुआखाई और नवाखाई। नुआखाई और नवाखाई कहा जाता है। और जो है ये एक कृषि त्योहार है। कौन सा? कृषि कृषि त्योहार है। और जो है ये नए चावल के आने पर, नए चावल, तो जो नए चावल उगते हैं, नए चावल के आगमन पर जो है ये त्योहार मनाया जाता है। और ये कहाँ पर? तो ये मनाया जाता है ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में मनाया जाता है। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार और भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? तो कौन सा अधिनियम? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। और इस समय पर जो भारत का वायसराय कौन था? पहले तो ये भारत का इस समय ये जब आया था तो इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो भारत का गवर्नर जनरल जो था तो ये कौन था? तो ये था कैनिंग। कौन? कैनिंग जो है ये भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन जब भारत सरकार अधिनियम 1858 आया और जिसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पूरा शासन है उसको उठाकर किसको? ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया, उनके पास शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद जो है तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसकी पोस्ट की जगह क्या आ गया? भारत का वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय था कौन? कैनिंग। मैंने ये भी बताया था भी कि भारत का पहला वायसराय था। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी पूरी शक्ति। चलिए नेक्स्ट, गर्मी में उत्तरी भारत में बहने वाली स्थानीय गर्म हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो गर्मी में उत्तर भारत में जो बहने वाली स्थानीय गर्म हवा होती है तो किस क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहा जाता है लू। क्या कहते हैं इसको? लू। और इसके अलावा लू के अलावा हम बात करें इसको तो लू कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारा मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में भारत में कई जगहों पर इसको लू के अलावा इसको लपट भी कहते हैं। क्या? लपट भी कहते हैं। और झकड़। क्या? लपट और झकड़ भी इसको कहा जाता है। तो अगर कभी लू की जगह लपट या झकड़ भी आ जाए तो आप इसको राइट आंसर लगा देंगे। और जो लू है एक ये गर्म, शुष्क एंड धूल भरी हवा होती है। धूल भरी हवा होती है। और इस लू से यानी लू लगने से यानी जो हवा चलती है और अगर आप इसमें बाहर निकले और आपको अगर लू लग गई तो आप इससे बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में समतल क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में साझा की जाती है? तो बहुत इजी है, ये की जाती है 60:40 के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन देखते हैं। तो पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित है, ये वाला गलत है। फिर पंचवर्षीय योजना हमेशा तृतीय क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रही है, ये भी गलत है। पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है, ये वाला सही है। और पंचवर्षीय योजना हमेशा बाजार उन्मुख गतिविधियों पर जोर देती नहीं, ये वाला भी गलत है। तो 3 गलत है और ऑप्शन सी जो है तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना तो इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया था पंचवर्षीय योजनाओं का, तो ये कहाँ से? ये सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया था। संघ सोवियत संघ रूस से जो है तो इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का। और पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में शुरू हुई थी कब? 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। हमारे देश में कितनी? हमारे देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेकर 2017 लास्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती उत्तर प्रदेश राज्य की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका हैं? कौन है? इला अरुण, अजिता श्रीवास्तव, गुरमीत बाबरा या तीजन बाई? तो ये है अजिता श्रीवास्तव, जिनको जो है तो ये पद्मश्री पुरस्कार मिला था।
निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हुई थी, तो ये कब हुई थी? ये 2011 में हुई थी। कब? 2011 में हुई थी। ओरडास कि ओरडीस, मुझे इसका नाम याद नहीं है, चीन में हुआ था, लेकिन ठीक है, चीन में हुई थी। और इसमें जो जीता था, तो इसमें जीता था भारत, और इसमें जो फाइनल में किसको? पाकिस्तान को हराया था। 2 मिनट रुक जाइए, मैं ये देख लूँ इसका नाम ओरडीस ही है या कुछ और है। हाँ, ओरडोस है, ठीक है, ओरडोस। ओरडोस चाइना, ठीक है, ओरडोस चीन में ये हुई थी 2011 में। इसको भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल हुआ था, और इसमें पेनल्टी शूट आउट में जो है तो भारत ने पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है? उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, तैयार माल, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। तो ये है मध्यवर्ती वस्तुएं। नेक्स्ट तो है 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्रफल वाली पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है? तो 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्रफल वाली पृथ्वी की सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट, तो ये है प्रशांत प्लेट। कौन सी? प्रशांत प्लेट। चलिए आगे। तमिल भाषा का सबसे पहला महाकाव्य शिलापदिकाराम रत्नपायल 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? पहला महाकाव्य है ये तमिल भाषा का, इसका नाम है शिलापदिकाराम। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था इलंगो आदिगल ने। किसने? इलंगो आदिगल। नेक्स्ट, रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई क्या है? तो जो भारतीय रेलवे की लंबाई थी, तो ये है 67,956 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माइटोकॉन्ड्रिया के संरचनात्मक विवरण दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको ये इमेज पूरी अच्छे से दिख रही होगी, आई होप। और यहाँ पर आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संरचनात्मक विवरण दर्शाता है कौन सा, ए, बी, सी या डी? आंसर कीजिए। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो ये जो है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक विवरण को दर्शाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य ग्राम एक ओडिसी नृत्य संस्थान स्थित है? तो कहाँ पर? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीधा श्रृंखला एल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H है? कौन सा है? अगर हम बात करें मेथनोइक अम्ल, तो इसका होता है HCOOH। प्रोपेनोइक, तो ये होता है प्रोपेयोनिक नहीं, ये होता है प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। तो प्रोपेनोइक जिसका होता है CH3 CH2 COOH। और फिर एथेनोइक अम्ल, तो इसका होता है CH3 COOH। और ब्यूटरिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्यूटरिक अम्ल को जो है, इसका सूत्र होता है CH3 CH2 CH2 CO2H। और ब्यूटरिक अम्ल जिसको ब्यूटेनोइक अम्ल भी कहते हैं, क्या? ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल भी इसको कहा जाता है। मेथनोइक जिसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक। और एथेनोइक अम्ल जिसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2002 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक कौन है? तो ये है उस्ताद जाकिर हुसैन। कौन? उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक हैं। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर के राजस्व काल में शासन मंत्री जो था, राजस्व मंत्री जो था, तो ये था टोडरमल। कौन? टोडरमल, यानी राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री था। फिर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर जिसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसने जो है तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। और इस युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था अकबर एंड हेमू के बीच में। इसमें जो है अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था, क्योंकि अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था बैरम खान, जो कि बहुत वफादार था
बैरम खान, ये बहुत वफादार था इनका, और बैरम खान ने जो है हेमू को मार दिया था, और उसके बाद जो है तो ये अकबर इस युद्ध में जीत गया था। फिर इसके बाद जो है तो अकबर बादशाह बन गया था। अकबर जो है तो उसने इबादत खाना बनवाया, इबादत खाना इबादत खाना बनवाया, फतेहपुर सीकरी शहर बसाया, सीकरी फतेहपुर सीकरी शहर बसा, और इसी शहर में जो इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाज़ा इसने क्यों बनवाया था? क्योंकि इसने जो गुजरात है, गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, इसी के उपलक्ष्य में इसने जो है तो ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। फिर इसके अलावा इसने जो है तो लाहौर, माफ़ कीजिएगा, आगरा का किला, आगरा का किला भी इसने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस धारा में निर्वाह भत्ता से संबंधित है? तो यह 5 धारा 5 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 ये जो संबंधित है, ये भारत सरकार के कार्य संचालन से, किसके? भारत सरकार के कार्य संचालन से ये संबंधित है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जो हमने पढ़े, जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा जानकारी कम थी, लेकिन जो क्वेश्चन थे मैंने 25 के 25 क्वेश्चन जैसे सेम टू सेम आए थे, उसी तरीके से मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।